हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। दोस्तों, मैं डीके सर आपका एडुज्ञान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज अपन साइकोलॉजी की क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी जो सारी आपकी शिक्षा मनोविज्ञान है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। उसकी पहली क्लास आपने अपनी ये रहेगी और बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मेट में क्लासें रहेंगी, ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी आपने पढ़ी है, बहुत पढ़ी है। तो एक आपका क्विक रिवीजन हो जाए बिल्कुल कम समय में, तो उस हिसाब से इस क्लास को तैयार किया गया है। तो देखिएगा, आज जो मैं आपको जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो सारा कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो एक बार आप नज़र बनाए रखिए। देखिएगा, व्यक्तित्व, अर्थ, परिभाषा, ये सारा कुछ अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देखिएगा, व्यक्तित्व अंग्रेजी का जो पर्सनालिटी शब्द है उसका पर्याय है, ठीक है। और पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लेटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेटिन भाषा के कौन से शब्द से हुई है। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। तो पर्सोना, और पर्सोना का अर्थ क्या होता है? तो मुखौटा। क्या होता है इसका अर्थ? मुखौटा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बनेगा, ठीक है भाई। लैटिन भाषा में कौन से शब्द से हुई है आपके पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति? तो पर्सोना से, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है। उस समय व्यक्तित्व का तात्पर्य बाह्य गुणों से लगाया जाता था। यह धारणा व्यक्तित्व के पूर्ण अर्थ की व्याख्या नहीं करती। भाई, जो व्यक्तित्व है, भाई किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है वो बाह्य गुणों पे ही तो डिपेंड नहीं करती, उसके आंतरिक गुण भी होते हैं। उसके बाद देखो, जो आपका पर्सनल व्यक्तित्व है उसकी कुछ परिभाषाएं हैं। अपन जो मुख्य मुख्य परिभाषाएं हैं एग्जाम की दृष्टि से वो देख लेते हैं। देखिएगा कि गिलफोर्ड, अब गिलफोर्ड ने कौन सी परिभाषा दी? तो व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। भाई, जो आपके सारे गुण है ना, उनका अगर अपन एक जगह समन्वित रूप कर दें, जो भी आपके गुणों का सम्मिलित रूप है, सारे गुणों का, ठीक है, सारे गुण जिसमें आ जाएंगे, वो परिभाषा किसने दी? गिलफोर्ड ने। किसने दी? गिलफोर्ड ने दी, ठीक है। वुडवर्थ ने क्या कहा? तो व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता। भाई, व्यवहार की विशेषता किसने बताया? व्यवहार की विशेषता बताई वुडवर्थ ने, ठीक है। मोर्टन ने क्या किया? तो व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात और अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्ति, भावना और इच्छाओं का समुदाय है, ठीक है। मैं इसमें देखो, जो मुख्य मुख्य आपकी गिलफोर्ड की पूछी जाती है, वुडवर्थ की भी पूछी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें तो आप ओलपोर्ट ने क्या कहा? तो व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य की उन शारीरिक तथा आंतरिक वृत्तियों से है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करता है। कहने का मतलब, ओलपोर्ट ने क्या बताया कि भाई जो इसका संबंध है ना, वो आपका जैसे शारीरिक और आंतरिक वृत्तियों से है, जिसके आधार पर व्यक्ति जो है वातावरण के साथ अपना सामंजस्य बिठाता है। वो ओलपोर्ट ने परिभाषा दी, ठीक है। तो इस प्रकार अगर अपन एक साथ व्यक्तित्व को परिभाषित करना चाहें तो मानसिक और शारीरिक गुणों का ऐसा गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ उस व्यक्ति का समायोजन निर्धारित करता है। कहने का मतलब, व्यक्तित्व क्या है भाई? मानसिक और जो शारीरिक गुण है व्यक्ति के, ठीक है, मानसिक और शारीरिक जो गुण हैं उनका ऐसा एक संगठन बनाया गया है जो वातावरण के साथ क्या है? सामंजस्य बिठा लेता है, ठीक है। आगे आ जाओ, और कौन से क्वेश्चन बनते हैं? व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है आपके साइकोलॉजी के जो लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। और साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपके आने हैं 10 क्वेश्चन दोनों में, ठीक है, दोनों 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जैसे अब 10 क्वेश्चन में भी जैसे बुद्धि है तो बुद्धि का एक क्वेश्चन आ जाएगा, व्यक्तित्व का एक क्वेश्चन आएगा, उसके बाद अधिगम्य से आएंगे 2-3 क्वेश्चन। तो सारी यूनिट थोड़ी थोड़ी आपको पढ़नी है। तो मोटा मोटा आपको देखना, अगर जिसने पहले साइकोलॉजी पढ़ी है उसके लिए तो बेस्ट है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी तो वो इस क्लास के द्वारा भी अपने आप को बूस्ट कर सकता है। और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम में डलवा दूंगा, तो ये क्लास देखने के बाद एक बार आपको पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, आपका व्यक्तित्व क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत तो सीधे आप याद रखो कि जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है व्यक्तित्व का वो किसने दिया था? तो सिगमंड फ्राइड ने दिया था, ठीक है। शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया? सेल्डन ने। विशेषक सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। मांग सिद्धांत, मांग किसने दिया? हेनरी मूरे। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मांग सिद्धांत पूछा जाता है। हार्मिक सिद्धांत आपके मैकडूगल। आत्मज्ञान का सिद्धांत मास्लो। और जीव सिद्धांत किसने दिया? गोल्डस्टीन ने। जीव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गोल्डस्टीन। तो कौन सा सिद्धांत किसने दिया, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना आप यहाँ से। इसके बाद देखो, अब जैसे कुछ सिद्धांत, जैसे मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत था फ्राइड ने दिया। भाई, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? फ्राइड ने किया था। किसने किया था? फ्राइड ने। इसके अनुसार व्यक्तित्व के 3 अंग कौन कौन से हैं? इदम, अहम और परमहम, ठीक है। इदम, अहम और परमहम, ठीक है। इसको आईडी बोलेंगे, ईगो बोलेंगे, सुपर ईगो बोलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, ये तीनों घटक सुसंगठित कार्य करते हैं जो व्यक्ति समायोजित कहा जाता है, ठीक है। जिसमें तीनों होना उसको अपन समायोजित व्यक्ति बोलेंगे। अब देखो, एक एक जानते हैं, पर इदम क्या होता है, ठीक है। अब देखना, इदम यह जन्मजात प्रकृति होती है, इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती हैं। यह तत्काल सुख व संतुष्टि चाहता है। कहने का मतलब देखो, मैं आपको बताऊं, और ये पूर्णतः
अचेतन के रूप में कार्य करता है। तो कहने का मतलब देखो इदम क्या है, जब आपकी शारीरिक इच्छाएं, ठीक है, जब आपकी शारीरिक इच्छाएं है ना, शारीरिक इच्छाएं आपकी मानसिक इच्छाओं पे प्रभावी हो जाएं। भाई जैसे मान लो कि आपकी मन की बात नहीं सुने, आप शरीर की बात सुने, ठीक है, तो उस टाइम में आपका हो जाता है कौन सा, इदम, ठीक है। जब शारीरिक इच्छाओं का मान आपकी मानसिक इच्छाओं से ज़्यादा हो जाएगा तो कौन सी हो जाएंगी, इदम, ठीक है। भाई शारीरिक इच्छाएं हैं वो मानसिक से, मन की इच्छाओं से अधिक प्रभावी हो जाएंगी तो कौन सा होगा, इदम होगा। अब एक है आपका अहम और परमअहम, ठीक है। तो परमअहम कौन सा होगा, ये सामाजिक मान्यताओं का परंपराओं के अनुसार अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा देता है। कहने का मतलब जब दोनों बराबर होंगी, भाई आपकी जो शारीरिक इच्छाएं हैं और मानसिक इच्छा जब बराबर होंगी तो कौन सा होगा, परमअहम। और अहम में क्या होगा, जब आपकी मानसिक इच्छाएं आपकी शारीरिक इच्छाओं से अधिक प्रभावी होंगी तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और वह व्यक्ति समायोजन में सफल रहता है। कहने का मतलब अहम वाला जो है वो व्यक्ति समायोजन में सफल रहता है, ठीक है। तो जैसे फिर इसका जैसे मान लो कि मैं आपको बताना चाहूँ कि कौन से का कितना भाग होता है, ठीक है। जैसे इसका 1/10 है, उसका 9/10 है, ये सारा आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। फिर देखो शरीर रचना का सिद्धांत। अब शरीर रचना का सिद्धांत किसने दिया, तो सेल्डन ने दिया। इन्होंने शारीरिक गठन व शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के व्याख्या करने का प्रयास किया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर रचना के आधार पर सिद्धांत किसने दिया, तो आपका सेल्डन ने दिया, ठीक है। शरीर रचना सेल्डन, से आपका शरीर बन रहा है देखो, ठीक है, से शरीर बन जाएगा, ऐसे भी याद रख लेना इसको, ठीक है। इसके बाद देखो फिर जैसे इन्होंने जो शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्तियों को 3 भागों में, कौन सी, गोलाकृति, आयताकृति और लंबाकृति में विभाजित किया। एक आपका जो जैसे है क्रेस्मर का सिद्धांत है, ठीक है, उसने 4 भागों में व्यक्तित्व को बांटा था, वो भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद में देखो कैटल, अब जो विशेषक सिद्धांत दिया वो किसने दिया, कैटल ने दिया, ठीक है, तरलता का सिद्धांत। इसको तरलता का सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। कैटल ने कौन सा, तरलता या विशेषक का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने क्या बताया कि कारक विश्लेषण नाम की सांख्यिक प्रविधि का उपयोग करके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने वाले कुछ सामान्य गुण खोजे, जिन्होंने व्यक्तित्व विशेषक नाम दिया। इसमें कुछ कार्य जैसे धनात्मक चरित्र है, संवेगात्मक स्थिरता है, सामाजिक बुद्धि है, ये सभी आपके। तो कैटल ने विशेष रूप से व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया था, ठीक है, व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान। तो अगर ध्यान रखना विशेषक सिद्धांत आ जाए या तरलता आ जाए तो कैटल आपको आंसर देना है। फिर देखो मांग सिद्धांत किसने दिया, इतना सा याद रख लेना आप तो, ठीक है, हेनरी मूरे ने। किसने दिया, हेनरी मूरे ने। देखो मैसे मांग और मैसे मूरे, ठीक है। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि शारीरिक, देखो ऐसे आप डायरेक्ट याद रखो, यह मैंने आपको बताया था शारीरिक से सेल्डन, ठीक है। उसके बाद मैंने कौन सा बताया, विशेषक किसने दिया, कैटल ने दिया। मांग सिद्धांत किसने दिया, मैसे मूरे बन गया तो मूरे ने दिया, ठीक है। ऐसे आप याद रखोगे। और 40 मांगे ज्ञात की थी उन्होंने। अब देखो जो आपका कैचमर का जो सिद्धांत है ना, उसमें उसके आधार पर वर्गीकरण देखो तो शक्तिहीन, ठीक है, एस्थेनिक बोलते हैं, खिलाड़ी हैं उनको एथलीट, ठीक है, और नाटा फिकनिक। अब जैसे आपके जैसे एथलीट हैं तो इनका जो शरीर है वो बिल्कुल एक फिक्स शेप में होगा, ठीक है, ये आप समझ जाओगे यहाँ से, ठीक है। शक्तिहीन होगा, दुबला पतला होगा, ठीक है, नाटा होगा तो ये आपका थोड़ा मोटा हो जाएगा। अब कपिल मुनि का स्वभाव के आधार पर दिया था सत्व प्रधान, ठीक है, रजस प्रधान, तमस प्रधान, ये किसका था, कपिल मुनि का था। अब देखो ये थोड़ा सा है कि थॉर्नडाइक का चिंतन पर आधारित वर्गीकरण जैसे सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक, तो ये किसने दिया था, आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन आगे चलें तो देखिएगा आगे है कि जो आपका व्यक्तित्व है उसका मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया। भाई व्यक्तित्व का जो मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है ये किसने किया, तो इसमें युंग या जुंग आप नाम याद रखोगे, युंग या जुंग, ये 2 नाम आप इसमें याद रखोगे कि जो आपका व्यक्तित्व है उसका मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और देखो इन्होंने क्या है कि 3 भेद बताए, कौन से, एक तो अंतर्मुखी, जैसे जो आपके मतलब कि अंतर्मन से सोचते हैं, ठीक है, भाई समायोजन में जो है वो मतलब कि दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हो, ठीक है। और पढ़ने में क्या है इनकी अधिक रुचि होगी, ठीक है, और कार्य क्षमता भी क्या होगी फिर इनकी अधिक होगी। तो एक तो अंतर्मुखी हो गई। फिर आपके बहिर्मुखी हैं, तो ये व्यक्ति क्या है, जैसे जो भी आपके बाह्य काम, जैसे आपके सामाजिक विभिन्न जो सामाजिक आयोजन हैं, भौतिक कार्य हैं, उनमें ये ज़्यादा रुचि लेते हैं, तो बहिर्मुखी। और उभयमुखी आपके जो दोनों प्रकार के होंगे वो हो जाएंगे उभयमुखी। तो इस प्रकार के जो 3 प्रकार व्यक्तित्व के बताए वो किसने बताए, जुंग ने बताए। और ये कैसा वर्गीकरण है, तो आपका मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण हो जाएगा ये। इसके बाद देखो आगे जो है, अब जैसे कि व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक आपके प्रभावित करते हैं। भाई व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं या व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले वंशानुक्रम का प्रभाव, ठीक है, आपको सीधे याद रखना है कि वंशानुक्रम जो आपका वंशानुक्रम है उसका क्या प्रभाव पड़ता है।
इसके अलावा जैसे सामाजिक वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, परिवार का क्या प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक वातावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको मतलब कि जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें बिल्कुल आपको मोटा मोटा देखना है। जैसे विद्यालय का प्रभाव हो गया, संवेगात्मक विकास है, इसके बाद में है मानसिक योग्यता और रुचि का प्रभाव है, तो ये जो भी शारीरिक प्रभाव है, तो ये सारे आपको किसको प्रभावित करते हैं, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, ये सारे आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। अब जैसे मुख्य क्वेश्चन जो आपका बनता है यहाँ से बनेगा कि व्यक्तित्व मापन क्या होता है, इसकी विधि कौन कौन सी है, प्रक्षेपी विधि कौन सी होती है, अप्रक्षेपी विधि कौन सी होती है। देखिएगा, व्यक्तित्व को अनेक गुणों और लक्षणों का संगठन माना जाता है, ठीक है, और व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों को ज्ञान प्राप्त करके 4 लाभप्रद कार्य किए जा सकते हैं। कौन कौन से, तो व्यक्तित्व के विकास संबंधी समस्याओं का समाधान करना, ठीक है, कठिनाइयों का निवारण करना और सामंजस्य स्थापित करना, और जो उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करना विभिन्न पदों के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब जो आपका व्यक्तित्व है उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से। तो देखो, सबसे पहले तो इसकी जो परिभाषा है मैंने आपको बताई, भाई कौन कौन सी परिभाषा है, कौन सी परिभाषा किसने दी। इसके बाद इसके सिद्धांत, अब सिद्धांतों में भी कौन सा, जैसे कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। इसके अलावा भाई ये फ्राइड ने दिया आपका। इसके अलावा जैसे मैं आपसे बात करूं कि वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, ठीक है, क्रेस्मर ने कौन कौन से प्रकार बताए थे, सेल्डन ने किसके आधार पे किया था, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा बनता है आपका कि व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है। यहाँ से ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन आएगा व्यक्तित्व जो मापन की विधि है वो कौन सी है। सबसे पहले अप्रक्षेपी अपन देखते हैं, ठीक है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड कौन से हैं, अप्रक्षेपण विधियाँ कौन सी हैं वो देखना। तो इसमें सबसे पहले आती है आपकी आत्मनिष्ठ विधि। कैसी विधि आएंगी, आत्मनिष्ठ। अब आत्मनिष्ठ में भी कौन सी है, जैसे आत्मकथा लेखन है, तो इस विधि में व्यक्ति को कुछ निर्धारित शीर्षकों के अंतर्गत अपने जीवन की घटनाओं और संस्मरणों का वर्णन लिखने को कहा जाता है। इसके आधार पर व्यक्ति के गुण दोषों का पता लगाया जाता है। इसमें व्यक्ति तथ्य छिपाकर अधूरी जानकारी भी दे सकता है, ठीक है। भाई आत्मकथा लेखन, भाई खुद की, जैसे मान लो खुद की जीवनी लिखना, ठीक है, तो ये कैसी विधि होगी, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये आत्मकथा लेखन कैसी विधि है, तो आपकी अप्रक्षेपण है। इसके अलावा जैसे प्रश्नावली विधि है, तो प्रश्नावली विधि में क्या है, अनेक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उनके आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाएगा। भाई प्रश्नावली विधि में क्या होगा, अनेक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाएंगे, भाई कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते हैं, इसके आधार पर आपकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उसको निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद में देखो, अब प्रश्नावली विधि में भी 4 प्रकार की होती हैं। भाई बंद प्रश्नावली कौन सी होती है, सबसे पहले तो जब क्वेश्चन का आंसर आपको हाँ या ना में देना पड़े तो उसको तो अपन बोलते हैं बंद प्रश्नावली। खुली प्रश्नावली किसको बोलेंगे, जिसमें आपको उत्तर पूरा लिखना पड़ता है। सचित्र में जिसमें आप चित्र बनाओगे, और मिश्रित में ये तीनों प्रकार के आ जाएंगे। इसके बाद में देखो, केस हिस्ट्री क्या होती है, व्यक्ति इतिहास। तो इतिहास को जान के, भाई व्यक्ति के इतिहास को जान के अगर अपन उसकी पर्सनालिटी निर्धारित करें तो वो आपका व्यक्ति इतिहास हो जाएगा। कैसी होगी, ये भी अप्रक्षेपी होगी। इसके बाद देखो, परिसूचियां हैं, साक्षात्कार है, तो ये तो आपकी कौन सी थी, आत्मकथा पे आधारित। कौन सी, आत्मकथा पे आधारित। तो कैसी होती है आत्मकथा पे आधारित, अप्रक्षेपी। और वस्तुनिष्ठ विधि भी कैसी होंगी, अप्रक्षेपी। अब इसमें आपको इतना सा देखना है कौन कौन सी आती है, निरीक्षण है, समाजमिति है, इसके बाद में निर्धारण मापनी है, और निष्पादन परीक्षण है। तो ये किस में आएंगे सारे, ये आपके आएंगे अप्रक्षेपी विधियों में, ठीक है। इसके बाद में जो इसकी मनोविश्लेषणात्मक विधि है, भाई मनोविश्लेषण जो विधि है वो कौन कौन सी हैं। तो एक तो साचरीय परीक्षण आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मुक्त साचरीय परीक्षण क्या होगा। तो इस विधि के जो प्रवर्तक है, सबसे पहले तो इसके प्रवर्तक कौन थे, तो फ्राइड थे, ठीक है। मुक्त जो साचरीय परीक्षण किसने दिया, तो ये आपका फ्राइड ने दिया। और इस विधि का प्रयोग सामान्यतः मानसिक रोगियों के लिए किया जाता है। इसका जो आपका प्रयोग है इस विधि का, वो मानसिक रोगियों की जो पर्सनैलिटी है उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो मनोचिकित्सक व्यक्ति है, व्यक्ति को सम्मोहित अर्थात अर्धचेतन की अवस्था में लाकर प्रश्न पूछता है, जिसमें अंतर्मन से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले जैसे एक तो आपका अहम क्या होता है, ठीक है, इदम क्या होगा और अति इदम। तो इसको क्या है कि जैसे जो आपका अहम है, इसमें जो आपकी शारीरिक इच्छाएं हैं, या जो आपकी, जैसे मान लो कि एक तो आप, अगर आपका शरीर कोई बात बोल रहा है, एक आपका मन कोई बात बोल रहा है, तो शारीरिक इच्छाएं अगर आपकी मानसिक इच्छाओं से ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर अहम होगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था इदम बताया, ठीक है, ये इसका उल्टा हो जाएगा। और फिर आपको बताया मैंने परम अहम, तो उसमें फिर ये दोनों संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे। आगे देखिएगा, आगे है स्वप्न विश्लेषण। तो इस विधि में व्यक्ति को अपने स्वप्नों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। उसके आधार पे ना, भाई उसने कौन कौन से ड्रीम देखे या उसके क्या ड्रीम है, उसके आधार पे उसकी पर्सनालिटी निर्धारित की जाती है। तो ये होगी आपकी स्वप्न विश्लेषण। कैसी है, ये भी आपकी मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद देखो, अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देखिएगा,
कि प्रतिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। जो विशेषक सिद्धांत दिया था मैंने आपको पहले बता दिया, कैटल थे। कैटल ने कौन सा सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत। और इनका एक सिद्धांत और आता है तरलता का सिद्धांत, वो भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अपराधी बालकों के उपचार की सर्वोत्तम विधि है, कौन सी। अपराधी जो बालक हैं उनका सर्वोत्तम जो विधि मानी जाती है वो कौन सी है, तो व्यक्ति इतिहास। ठीक है, उनका इतिहास उठा के देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या अपराध किया। इसके बाद में व्यवहार परीक्षण जो विधि है, व्यवहार परीक्षण विधि, तो ये किसने दी थी, तो ये आपके हॉर्सोन ने दी थी, ये आपको नाम याद रखना है। और फ्राइड ने जो है वो मन की 3 आपकी दशाएं बताई, कौन कौन सी, चेतन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। और कैटल ने जो है भावुक विचारों की स्पष्टता वाले व्यक्ति को चक्र विकसित कहा गया है। ठीक है, तो जो भी आपके ये शब्द हैं वो आपको याद रखना है। और फिर आपका जो क्वेश्चन बनेगा प्रक्षेपण विधियों से, कहने का मतलब क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा कि निम्न में से कौन सी विधि आपकी प्रक्षेपण विधि है या अप्रक्षेपण विधि है। अब देखते हैं अपन जो प्रोजेक्टिव मेथड है आपके प्रक्षेपण जो विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। देखिएगा कि इसमें सबसे जो पहला आपका आता है भाई, इसमें 3 प्रकार के परीक्षण आएंगे आपके। तो आपका रोरसा या स्याही धब्बा परीक्षण इसको बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जैसे विभिन्न आपके कार्ड होते हैं, जिससे आपके 10 कार्ड होंगे। ठीक है, 10 कार्ड होंगे और उन पे फिर अलग अलग कलर होंगे, तो उनके आधार पे इसका निर्धारण किया जाता है। देखते हैं अपन क्या है। देखो, यह सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण है। सबसे पहले तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनेगा कि आपका जो रोरसा परीक्षण है वो किस प्रकार का है, तो प्रक्षेपी है। ठीक है, प्रोजेक्टिव है। इसका जो आपका मतलब कि इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो हरमन रोरसा है, जिन्होंने 1921 में किया था। और इसमें स्याही के धब्बों वाले 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जिसमें से 5 काले, ठीक है, 2 काले व लाल और 3 अनेक रंगों के होते हैं। और एक एक कार्ड करके जो परीक्षार्थी है उसको दिखाए जाते हैं और परीक्षार्थी उन धब्बों को देखकर प्रतिक्रिया करता है। ठीक है, और फिर उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है उसके आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि रोरसा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए गए, 10 कार्ड, या तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा या ये किस प्रकार का है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो जो आपका अगला है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसको शॉर्ट में आप बोलोगे टीएटी बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आपका ऐसे पूछ लिया जाता है कि टीएटी परीक्षण कैसा है। ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो देखो इसमें क्या है कि इसमें जो है सबसे पहले कि इसका जो निर्माण है, इस परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो मॉर्गन और मूरे के द्वारा। ठीक है, जो आपका टीएटी है इसका किसके द्वारा किया गया, तो मॉर्गन और मूरे के द्वारा इस परीक्षण का निर्माण किया गया। और इसमें क्या है कि स्त्री और पुरुष के 30 चित्र होते हैं भाई, स्त्री और पुरुष के 30 चित्र होते हैं। इसमें से 10 तो आपके चित्र पुरुषों के लिए, 10 स्त्रियों के लिए और 10 दोनों के चित्र होते हैं। फिर परीक्षार्थी को एक एक कार्ड में दिया जाएगा और उस पर फिर अपने आधार पर कहानी लिखने को कहा जाएगा। जैसे मान लो कि कोई आपका एक कार्ड है, ठीक है, इसमें जैसे आपको एक स्त्री और एक पुरुष का चित्र बना दिया। जैसे मान लो कि ये आप खेती का काम कर रहे हैं, कृषि का काम करते हुए आपको दिखाई दिया, तो इसका आपको वर्णन करना है। उसके आधार पे आपकी पर्सनैलिटी डिफाइन की जाएगी। तो ये आपका आ जाता है किसमें, टीएटी में। किसमें आएगा, टीएटी में आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले टीएटी दिया किसने, मॉर्गन और मूरे ने दिया। ठीक है, कितने चित्रों का प्रयोग किया जाता है, 30 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और किस प्रकार का है, प्रक्षेपी है। इतना सा आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद में अपना जो अगला आएगा वो आएगा सीएटी। अब सीएटी में याद रखना है, सी से आपका चिल्ड्रन बन गया, तो बाल अंतर्बोध परीक्षण, ये होता है बाल अंतर्बोध परीक्षण। और इसमें अच्छा जो आपका क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो आपके कार्ड हैं भाई, उसमें अभी अपन ने कौन से लिए थे, टीएटी में आपने कौन से लिए, टीएटी में अपन ने लिए कि स्त्री और पुरुषों के चित्र होते हैं। और जो बाल अंतर्बोध है इसमें जानवरों के चित्र होते हैं, बस इतना सा फर्क है, इसमें जानवरों के चित्र होते हैं। देखिएगा इस परीक्षण का निर्माण किसने किया, तो लियोपोल्ड बेलक ने किया। सबसे पहले तो इसका नाम भाई, चिल्ड्रन है, बालक से बेलक आप बना सकते हो। ठीक है, तो इसे आप याद कर लोगे, बेलक ने किया। और 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए है ये, 3 से भाई बच्चों के लिए, तो 3 से 11 वर्ष के लिए है। और इसको टीएटी जैसा ही है, इसमें चित्र मानवों के न होकर जानवरों के होते हैं। बस इसमें इतना फर्क है कि जो चित्र किसके होते हैं वो आपके जानवरों के होते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद एक और आपका कौन सा, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। तो ये किसने दिया था आपका, तो पाइने और टेंडलर। ठीक है, इन्होंने दिया, इतना सा आप ध्यान रख लेना इसमें। इसके अलावा जैसे खेल या जो नाटक विधि है भाई, इस विधि में जो बालकों को पूर्व नियोजित खेल या नाटकों में स्वतंत्रता पूर्वक भाग लेने के लिए कहा जाता है। और खेल व नाटकों के पात्र की भूमिका करते समय बालक के उत्तरदायी जो व्यक्तित्व है उसका परीक्षण कर लिया जाता है। तो अब देखो कौन कौन से आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो कि सबसे पहले जो आपका टीएटी है उसके निर्माणकर्ता कौन थे, तो मैंने अभी आपको बताया मॉर्गन और मूरे। ठीक है, मॉर्गन और मूरे आपके टीएटी के हो गए। कैसे याद रखोगे भाई, जैसे इसका शब्द देखो मैं है तो लास्ट का भी मैं है, देखो यहाँ सेम है तो यहाँ भी सेम ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हो। इसके बाद देखो कि व्यक्तित्व के निर्माण की शुरुआत परिवार से होती है और समाज बालक के व्यक्तित्व का निर्माण पूर्ण करता है।
फ्राइड ने 3 प्रकार के बताए, इदम, अहम और सुप्रेम, मैंने तीनों आपको बता दिए। प्रश्नावली विधि के उपयोगकर्ता कौन थे? वुडवर्थ थे। बस इतना सा ध्यान रख लेना कि जो आपकी प्रश्नावली विधि है वो किसने दी थी? आपके वुडवर्थ ने दी थी। प्रश्नावली जो विधि है वो आपकी वुडवर्थ के द्वारा दी गई थी। इसके बाद अपन देखें तो ये था आपका कुछ व्यक्तित्व। तो इसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या आपको याद करना है। सबसे पहले इसकी परिभाषा याद करनी है, कौन सी परिभाषा किसने दी थी। इसके बाद में इसके सिद्धांत कौन से हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, व्यक्तित्व मापन की विधि कौन सी है। यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? ये जो है अपनी साइकोलॉजी की पहली क्लास थी। अगर इस क्लास को आप अच्छा प्यार देते हो तो आगे भी इसी प्रकार से आपके लिए क्लासें आती रहेंगी। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेंगे।